नमस्कार दोस्तों। आज का डिस्कशन हम लोग दो पार्ट में लेंगे। पहले पार्ट में ये है कि आखिर शेड्यूल इतना देरी क्यों हो रहा है, यानी कि निराशा और नकारात्मकता वाले पक्ष पे बात करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम लोग इसके सकारात्मक पक्ष को देखेंगे कि अभी क्या क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं या हो सकती हैं। पहला पार्ट इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ ज़रूरी डेटा है जो इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो पहले पार्ट पे आते हैं कि शेड्यूल में देरी या इतनी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं कि कमेंट वगैरह में साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है। कई तो बड़ी बड़ी लाइनें भी रह रही हैं और आप अपनी जगह सही हैं। दरअसल क्या है कि इतनी लंबी कोई प्रक्रिया शायद मैंने भी नहीं देखा है कि 2022 से लेकर के 25 में एग्ज़ाम कराना, फिर इंटरव्यू जो कि 2 ढाई महीने में आ जाना चाहिए नॉर्मली 45 डेज में, वो 4 सितंबर तक ले जाना, और फिर जो है ये सब चीज़ें। खैर ये सब आप जानते हैं। हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि वेडनेसडे को मीटिंग हुई थी, बुधवार को, और कुछ अनुमान था कि इस दिन कुछ बड़े डिसीजन आ सकते हैं। और वो आशा इसलिए लगा रखी गई थी क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर कार्यवाहक अध्यक्ष को आदेश मिला होगा भरपूर, जिसको पूर्वांचल में पुरहर कहते हैं, कि अगर पूरी तरह से मिला होता तो वो सीधे सीधे शेड्यूल दे करके और उसको फॉलो कर देते। लेकिन उस दिन जो बैठक हुई वो सिर्फ एक नॉर्मल नॉर्मल गतिविधि की तरह ही रह गई। जरूरी चीजें, मतलब ऐसे निर्णय जो इंटरव्यू देने वालों के काम का नहीं था। इस पर जो बातें निकल करके आई हैं वो ये है कि देखिए, कार्यवाहक अध्यक्ष हम जानते हैं कि कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो सीएम से पूछ करके करेंगे, ये बात सही है। और अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अभी बिहार चुनाव चल रहा है तो उसमें स्टार प्रचारक की लिस्ट में है, और जो भी उस तरह की ज़रूरतें हैं वहाँ फुलफिल करने में वो काफ़ी हद तक उनकी टीम जो है वो व्यस्त है। जिससे कि किसी भी फाइल को, ऐसा अनुमान है मेरा, अब बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि किसी भी फाइल को साइन कराने या जल्दी करने, बाद में करने, इन सब में प्राथमिकता देखी जा रही हैं। और आप जानते हैं कि शिक्षा कितना प्राथमिकी पे है प्रदेश में, विशेषकर इस क्षेत्र में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो एक डिले का बड़ा कारण है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी बात है, ये बहुत ही गलत बात है, चाहे किसी के माध्यम से हो रहा हो। और संख्या छोटी है, 1 आध लाख ही हैं इस क्षेत्र में, तो इसलिए हो सकता है कि सरकार इस चीज़ को अभी ना उस तरह से ध्यान दे रही हो। लेकिन अभी जो बिहार चुनाव का आप देख रहे हैं शेड्यूल वगैरह, वो लगभग 6 से 11 के बीच में है। ये 1 आध दिन आगे पीछे होगा, आप देख लीजिएगा। ईटीसी, ये सभी चीज़ें हैं जो ऐसा दिखा रहा है कि अभी 10 दिन, 1 आध हफ्ते, 4 5 दिन अभी कोई गतिविधि उस तरह की नहीं होने वाली है। और अध्यक्ष के पद को लेकर के एक द्वंद्व मचा हुआ है कि जब वो आए तो अपना निर्णय खुद सभी लें। ये सब नकारात्मक पक्ष था। अब हम आते हैं अपने कुछ सकारात्मक पक्ष पे, उसको देखते हैं। देखिए, ये अध्यक्ष का जो पद है ये आसानी से कोई लेना नहीं चाह रहा है, अगर देखा जाए अंदाज से, मतलब ये अनुमान है मेरा। क्योंकि ये इतना कह सकते हैं कि जो आप इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इंडिविजुअली फेस कर रहे हैं उन्हें अकेले उतना फेस करना है। इसलिए उस व्यक्ति का चुनाव करना और वो जिम्मेदारी संभाल सके, ये सभी चीज़ें हो सकता है कि कुछ मैटर कर रही हो, लेकिन बातें आगे बढ़ रही हैं। और उसके कुछ मैं डेटा आपको देता हूं। जैसे आप देखे होंगे, आप सबको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल भी चुका है कि 67% ने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए। मतलब इतने लोग तो देखिए इंटरेस्टेड हैं, चाहे जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो। दूसरी बात यह है कि कल यानी कि 3 नवंबर को फिर से एक मीटिंग है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट ना निकले या निकल जाए, हो सकता है सीएम के पास से कोई सूचना आ गई हो, ईटीसी। लेकिन एक अनुमान ये आ रहा है कि 11 की बात, ज़्यादातर चांस है कि 14 या 15 में अध्यक्ष की नियुक्ति है। और उस नियुक्ति के साथ ही बिहार चुनाव भी खत्म हो चुका रहेगा। और एक बड़ा अनाउंसमेंट के तौर पे
आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री अनाउंस करे कि 30 दिन के अंदर सब करा करके और रिजल्ट या कह सकते हैं ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, मेरे डेस्क पे आना चाहिए, ईटीसी। इस तरह का आप जानते हैं कि इतना लेट के बाद अगर इस तरह का कुछ बाउंसर भी आएगा तो कितना आप सकारात्मक होंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें संभावना है कि जैसे होंगी, देखिए जब आएगा तो हमेशा तेज ही होगा। उस टाइम जो है ये प्रक्रिया लेट नहीं होने वाली है। 10, 12, 15 दिन जो देते वो सिंपैथी के तौर पे होगा कि 10+ तो रहेगा, बाकी वो जितना दे। और थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद ही आप में से ही लगभग मुझे लगता है कि 2500 के आसपास कैंडिडेट हैं जो रेगुलर एक तरह से जुड़े हैं या जिस तरह से भी हों। आप में से 400-500 लोग कॉल करेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। 200-300 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे रुक गया, या कुछ कैंडिडेट और किसी रूप में कॉल कर सकते हैं। ये सब कुछ समय बाद ही होना है। तो निर्णय जो है वो आपके पास है। ऐसे में देखिए 1-2 एक्टिविटी और इसमें ऐड हो सकती है, जैसे कि जब भी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा समय मिलता है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम आरओ का एग्ज़ाम देख सकते हैं, पिछला जो हुआ था। जब भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो रिटन हो या इंटरव्यू हो, जब ज़्यादा समय मिलता है तो कंपटीशन उसमें इंक्रीज हो जाता है और उसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे कुछ लोग मान लीजिए कि 13, 14, 15 भी पाते थे, तो अब वो 13, 14 नहीं पाएंगे, या 17, 18 कोई होगा तो थोड़ा सा वो प्लस हो जाएगा। फिर भी लगभग 10 नंबर का फासला कम करने की कैपेसिटी इस इंटरव्यू में रहती है। 10 नंबर अगर कोई आगे पीछे हो तो वो इसमें फुलफिल कर सकता है। और अगर आप दूसरे पक्ष के साथ जाते हैं, यानी कि एक पक्ष ये है आपका कि कुछ नहीं होगा, ये गटर में जाएगी इंटरव्यू, इस साल कुछ नहीं होगा, 6 महीने 4 साल बाद जाएगा, कुछ भी अगर इस प्रोस्पेक्टस के साथ चलते हैं तो अगर आप किसी से 1-2 नंबर लीड कर रहे होंगे तो हो सकता है कि इस बीच में वो अपनी गलतियों का सुधार करके थोड़ा सा आगे निकल जाए। तो देखिए पेशेंस और संयम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। क्योंकि गिव अप करना तो ये कभी भी आप कर सकते हैं कि कोई नहीं, छोड़ देते हैं इसको, कुछ नहीं होगा। मतलब नकारात्मक आप खुद को जैसे चल रहा है, आप जानते हैं कि एक बड़ा माहौल बन रहा है, इवन इसमें आयोग और सरकार का भी सहयोग है। आप चाहें तो उस रास्ते पे बढ़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वाले टाइम पे आप समझ रहे हैं कि क्या एक्टिविटी रहेगी, ये आपको अभी डिसाइड करना होगा। एक उदाहरण और हम लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा शायद। यूपीएचएससी 50 में एक हमने इंटरव्यू कराया था। कैंडिडेट का नाम वगैरह ये सब आप देखेंगे कि उसमें करीबन 6 महीने साल भर बाद जो है उनका वेटिंग लिस्ट में नाम था। उनका कॉल आया कि सर मेरा वीडियो अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि फिर मैंने उनकी डीपी देखी कि हाँ यही कैंडिडेट हैं। फिर जितने भी वीडियो लिस्ट से उसको टीम से बोल करके मैंने दिखवाया कि देखिए ये फेस है कोई इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि सर कोई फेस नहीं है इस तरह का। मतलब मैं कहा फिर ऐसी बातें आती नहीं है नॉर्मली। फिर उन्होंने बताया कि सर इस डेट में, जुलाई में इस डेट को मेरा मॉक था, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। मैंने मैसेज चेक करके बताया है आपको। हमने देखा कि एक कैंडिडेट हैं जो लगभग उस तरह से मिल रहे हैं। फिर उनका फोटो मैंने उस वीडियो से क्लिक करके भेजा। मैंने कहा कि ये आप ही हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर ये मैं ही हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग ये करीब 1.5 साल बाद की बात है, रिजल्ट के 1.5 साल बाद। 1.5 साल में इतनी अधिक उनकी पर्सनालिटी हर तरह से वो बदल चुकी थी कि जो पहचानने में दिक्कत हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये लाइफ का एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है कि आप चाहें तो एक एक मिनट अपना मैनेज करके इसको कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गिव अप कर सकते हैं कि छोड़ते हैं इसको, कोई और जॉब देखते हैं। आप जिस तरह का डिसीजन लेना हो आप ले सकते हैं। देखिए ये सभी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है,
और मैं खुद आयोग नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से जो मैसेज हो बन पाता है वो आपको बताया जाता है। जीडीसी के संबंध में एक डेट को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है, उस पर एक छोटा सा वीडियो मैं ऐड करूंगा और एक एक करके एक शेड्यूल वाइज हम उस पर चलेंगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम पर्सन उस एग्ज़ाम से जुड़े हैं, क्योंकि सेम एलिजिबिलिटी है। अभी तक हम एक बेहतर तैयारी उस पर कर रहे थे कि जो भी आपके पास पहुँचे वो अच्छी चीज़ें पहुँचे, और स्पेशली मेंस को लेकर के, क्योंकि आप में से मैक्सिमम पर्सन ऐसे हैं जिनकी समस्या पीटी ना होकर के इस बार मेंस रहने वाली है, तो अभी उन ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।